अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ें? वर्गीकरण सिद्धांत, जाति जात के धारणा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे वर्गी टैक्सनॉमी। ठीक, तो हम पढ़ेंगे वर्गीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। हम पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो हम यूथ पब्लिकेशन बुक से हम पढ़ रहे हैं, हम इसी बुक से आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं कि इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड बाय व्हिटेकर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि व्हिटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को, व्हिटेकर द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है। पहला है एनिमेलिया, प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा। तो हमारा तीसरा नंबर होगा मोनेरा होगा, क्योंकि ये आरपीएससी में पीजीटी बायोलॉजी 2025 में क्वेश्चन आ चुका है और आरपीएससी पीजीटी 23/7/2016 में भी क्वेश्चन आ चुका, और ऐसा नहीं है दोबारा भी रिपीट हो सकता है। तो चलिए हमारा ये मोनेरा होगा। तो हम चलिए इसको समझ लेते हैं कि व्हिटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया और क्यों रखा गया था। तो हमारा ये RHA व्हिटेकर द्वारा दिए गए 5 समूह संघीय वर्गीकरण किया था। 5 समूह में इसको वर्गीकरण किया गया था। 1969 में हमारा प्रोकैरियोटिक जीवों को एक संघ मोनेरा संघ में रखा गया था। हमारे प्रोकैरियोटिक जीवो कोशिकाओं को, जो जीव जिनमें से सुविकसित केंद्रक नहीं होता है, यह विकसित नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो अविकसित होती हैं, विकासशील नहीं होती, इसमें विकास नहीं होता, और ये कोशिकाएं में ये बिल्कुल भी नहीं होती हैं। और हमारे प्रोकैरियोटिक जीव ये कहलाते हैं, हमारे ये प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आते हैं। और इन जीवों में कोशिकाएं यूकैरियोटिक जीवों की कोशिकाओं की तुलना हमारे यहाँ पे यहाँ ये बोल रहा है कि हमारे प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत जो यूकैरियोटिक जीव कोशिकाएं की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। ये हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो जैसे बैक्टीरियाज हो गई, साइनोबैक्टीरियाज हो गए, आर्कीबैक्टीरिया, माइक्रो, इनको हम बैक्टीरियाज को सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें तरह तरह के विशाल पदार्थ विषाणु पाए जाते हैं हमारे प्रोकैरियोटिव में। तो इसे हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, जो कि हमारे व्हिटेकर द्वारा 1969 में प्रोकैरियोटिक जीवों का वर्गीकरण किया था 5 समूहों में। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसमें हमारा मोनेरा होगा। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ प्लेस्ड इन। तो यहाँ पे 5 जगत विभाजन के अनुसार जो प्रोटोजोआ को रखा गया हो। तो पहले नंबर पे हमारा प्रोटिस्टा है, दूसरे में मोनेरा है, तीसरे में कवक है, चौथे में एनिमालिया है। तो इसमें देखो ये टीजीटी बायोलॉजी का 2011 में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो ये हमारा प्रोटिस्टा होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं 5 जगत विभाजन के अंतर्गत, उसके अंतर्गत प्रोटोजोआ के एक प्रोटिस्टा जगत समूह में रखा गया। प्रोटिस्टा के जगत समूह में रखा गया हमारी प्रोटोजोआ के, जो इन 5 जीवों जगत की तुलनात्मक इस प्रकार अध्ययन किया गया है। तो चलिए हम एक नज़र देख लेते हैं पीछे नंबर क्वेश्चन पे। हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी सेलेक्ट का वर्गीकरण उच्चतम कोटि क्या है? तो हमारी फैमिली और देखिए ये क्वेश्चन हमारे बिहार पीजीटी 2019 में भी आ चुका है। तो ये हमारा जगत होगा, क्योंकि इसमें वर्गीकरण के उच्चतम कोट किंगडम, जिसका अवरोही क्रम इस प्रकार जगत को रखा गया है। तो घटते क्रम फाइलम, किंगडम अथवा डिवीजन पादों के कार्यों, कुल, वंश, जात एक निश्चित योजना के अनुसार ये रखा गया है, जिनकी निश्चित अनुसार जीवों के श्रेणी विन्यास विधि में विभाजन हुआ है। तो हमारा डी नंबर होगा। तो हमारा ये माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम? माइकोप्लाज्मा किस जगह से संबंधित है? यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है, किस समूह से संबंधित है। तो पहला होगा मोनेरा,
दूसरे नंबर में होगा प्रोटिस्टा, तीसरे में होगा कवक और चौथे में होगा प्लांटी। तो हमारे ये मोनेरा में होगा, हमारा ये ऑप्शन नंबर ए है, मोनेरा में होगा। देखो ये टीजीटी बायोलॉजी 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे आप समझना, माइक्रोप्लाज्मा एक मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। माइक्रोप्लाज्मा को जो कि हमारा ये प्रोकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय जीवों में रखा गया है, जैसे कि बैक्टीरिया, रिकेट्सी, माइक्रोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया तथा प्रकाश संश्लेषण करने वाले था। इस क्रिया को ऑक्सीजन माइक्रोप्लाज्मा को मोनेरा के जगत के अंतर्गत रखा गया है। इसके प्रकाश संश्लेषण करने वाले इस क्रिया में ऑक्सीजन निकालने के लिए बैक्टीरिया ऑक्सीफोटोसंश्लेषी इसे कहते हैं, एवं साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नीले हरे शैवाल भी कहते हैं, इनमें से सम्मिलित है। तो हमारा ये ए नंबर होगा। ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे जो बैक्टीरिया है, एकदम छोटे छोटे, इनको हम बिल्कुल नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो परतें बनी है, जो लेयर बनी है यहाँ पे इसकी, तो यह इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी भाग होता है, लेकिन उतना ये विकसित नहीं हो पाती। उसमें राइबोसोम का ही 70% कहीं ना कहीं भाग होता है, लेकिन ये विकास नहीं कर पाती हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। जगत एक कोशिकीय संगठन, कोशिकाओं जिसमें मोनेरा में किस जगत के अंतर्गत आता है? एक कोशिकीय जीव जो पूर्व केंद्रीय प्रमुख कोशिका अंग में अनुपस्थित होती है। हमारी कोशिका अंग में अनुपस्थित होती है, मतलब इसका कोई भाग नहीं होता। प्रोटिस्टा जो एक कोशिकीय होती है, जो समस्त कोशिका अंग में उपस्थित होती है। हमारी प्रोटिस्टा जो कि हमारे समस्त कोशिका अंग में उपस्थित इसका भाग होता है। और फंजाई जो बहुकोशिकीय होती है, अन्य सुकेंद्रीय होती है। और पादप हमारा बहुकोशिकीय होती है, लावक एवं अन्य कोशिकांग में पाई जाती है। अजंत बहुकोशिकीय सुकेंद्रीय कोशिका, अंगक उपस्थित लवक कोशिका। और गमन क्षमता इनकी कसाव की सहायता होती है। गमन नहीं होता इनमें, रोमावों का कसाव की सहायता होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण, रसायन संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण परपोषण या परपोषण विशेषण साथ साथ होता है, परपोषित होते हैं ये। और जनन में ये लैंगिक ये 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Animals in which mouth develops opposite to blastoper are flat। ऐसे जंतु जिनमें मुख का विकास विपरीत होता है। ऐसे जंतु जिनमें मुख का विकास गुदा के विपरीत होता है, वो कहलाते हैं प्रोटोस्टोमिया, पैरोजोआ। तो हमारे इसमें प्रोटोस्टोमिया हो गया, पैरोजोआ या डिटोरोस्टोमिया होगा, या प्रोटिस्टा। तो हमारा इसमें डिटोरोस्टोमिया होगा। ये हमारी यूपीपीसीएस प्री 2010 में आया था, तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखो समझना, यहाँ पे प्रोटोस्टोमिया जीवों का वह समूह है, जीवों का हमारे वह समूह जिनमें एक बार ही गुदा का निर्माण होता है।
जिनमें एक ही बार और भ्रूणीय अवस्था में पहले ये मुख गुहा का विकास के लिए जाने जाते हैं। जो हमारे भ्रूणीय अवस्था जब होती है, हमारे भ्रूण में जो ये अवस्था में पहले ये मुख और गुहा के विकास के लिए सबसे पहले जाने जाते हैं, परंतु इनमें ये अवस्था मुख और गुदा के अंतर्गत परिवर्तनशील है। ये परिवर्तनशील है। उदाहरण जैसे उदाहरण फॉर एग्जाम्पल निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, फ्लैटवर्म, एनेलिडा, मोलस्का। ये प्रायः द्विपक्षीय समरूपता दर्शाता है। ये प्रायः द्विपक्षीय समरूपता दर्शाता है। ड्यूटेरोस्टोमियों में इनमें मुख से पहले गुदा का निर्माण होता है। इनमें मुख से पहले गुदा का निर्माण होता है, जो कि पाचन तंत्र का विकास अधिक विविध प्रकार का होता है इसमें, जैसे समुद्री तारामीन और क्रिनाडाइस। इन्हें मुख से पहले हमारे गुदा का निर्माण होता है, जो प्रक्रिया हमारी शुरू होती है, और पाचन तंत्र का विकास अधिकशील होता है, जो कि अवध प्रकार होता है, और इसी के साथ इनमें खोखली कशेरुकी निर्माण होता है, और उनके साथ साथ ही कशेरुकी निर्माण होता है। और प्रोटोजोआ में पोरीफोरा प्रोटोजोआ जीवों का समूह है जो छिद्रयुक्त शरीर वाले होते हैं। हमारे जो पोरीफोरा प्रोटोजोआ जीवों का समूह है, वर्गीकरण है, जो समूह में आते हैं, जो कि छिद्रयुक्त मतलब छोटे छोटे छिद्रयुक्त खोखले शरीर वाले होते हैं। इन्हें प्रोनस एनिमल भी कहते हैं। प्रोनस एनिमल भी कहते हैं। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटिस्टा हमारा एक कोशिकीय जीव होता है, जैसे कि कवक हो गया। प्रोटिस्टा हमारा एक कोशिकीय जीव, जैसे कि कवक, अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और स्लाइड मोल्ड। इनमें प्रकाश संश्लेषण अवशोषण की क्षमता होती है, अथवा वितरण द्वारा ये उत्सर्जन भी करते हैं। तो 6वें नंबर पे हम चलते हैं। द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द शब्द बायोलॉजी किसने प्रस्तुत किया था? तो हमारा ये सभी को पता होगा। तो हमारे पहले नंबर में अरस्तु आते हैं, जो कि बायोलॉजी कौन नाम दिया था, कौन से जिन्हें। दूसरे नंबर में है लेमार्क, तीसरे नंबर में है डार्विन, चौथे नंबर में है लिनियस। तो ये यूपीपीसीएस प्री 1996 1997 में क्वेश्चन आ चुका था। तो इसका मतलब ये नहीं है दोबारा भी रिपीट हो सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। तो ये आंसर नंबर हमारा बी होगा। आंसर नंबर हमारा बी होगा, क्योंकि शब्द बायोलॉजी का लेमार्क और ट्रेवेर्नेस के द्वारा 1802 में प्रस्तुत किया था। जो शब्द बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है, ये लेमार्क और ट्रेवेर्नेस के द्वारा 1802 में प्रस्तुत किया गया था। ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा कि लेमार्क और ट्रेवेर्नेस के द्वारा 1802 में प्रस्तुत किया गया था। यह विज्ञान की वह शाखा है विज्ञान जिसके अंतर्गत सजीव कोशिकाओं उनकी गतिविधि का अध्ययन किया गया है। हमारे बायोलॉजी लेमार्क और ट्रेवेर्नेस ने इसके अंतर्गत सजीवों को कोशिकाओं और उनकी गतिविधियों का अध्ययन किया गया है, जो कि अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। हमारे अरस्तु जी को बायोलॉजी को पिता कहा जाता है, फादर ऑफ साइंस। तो हम 7वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। शाकाहारी समुद्री स्तनधारी गण से संबंधित है। फोलिटोडा, सीटेसिया, सिरेनिया, आर्टियोडैक्टाइला। ये हमारे यूपीपीसीएस प्री 2006 में आया था क्वेश्चन। चलिए हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहले तो हमारा सी नंबर होगा ये हमारा गण सिरेनिया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सामान्य नाम डोगांस शाकाहारी स्तनधारी होते हैं। मजबूत शरीर के साथ इनके छोटे छोटे बलों वाली चमड़ी होती है। सिरेनिया जो 2 नथुने और फ्लिपर भी होते हैं। क्षैतिज छोटी पूंछ भी होती है।
सामान्यतः व्हेल और डॉल्फिन ये सबसे विशालकाय स्तनधारियों की श्रेणी में आते हैं। प्रायः शरीर पर मोटी त्वचा और बाल नहीं पाए जाते। इनमें कोई सेबेलियस ग्रंथि नहीं पाई जाती है। फोलिटोडा ये सामान्यतः मैनिस पैगोलिन ये भी स्तनधारी होते हैं, क्योंकि मैं स्तनधारी में आते हैं। ये इनके शरीर में केराटिन सालकानुमा संरचना होती है। तो हम 8वां नंबर में आ गए। तो हमारा है प्रोटोस्पोंजिया। प्रोटोस्पोंजिया बिलोंग टू द सब क्लास। इसमें प्रोटोस्पोंजिया किस उपवर्ग का प्राणी है? तो यहाँ पे बोल रहा है हमारा प्रोटोस्पोंजिया किस वर्ग का प्राणी है, किस वर्ग में आता है, किस समूह में। तो हमारा फाइटोमेस्टोगोफिया पहले नंबर में आ रहा है। दूसरे नंबर में कोइनोफ्लैजिलेटा आ रहा है, और तीसरे नंबर में यहाँ डेमोस्पोंजिया आ रहा है, और चौथे में यह कीरेटोसा आ रहा है। तो ये हमारी यूपीपीसीएस प्रीस 2006 में भी आया था। तो चलिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है प्रोटोस्पोंजिया किस वर्ग, किस समूह में आता है, किस समूह का प्राणी, उपवर्ग का प्राणी है। तो यहाँ पे देखना, प्रोटोस्पोंजिया क्रियोनोप्लैजिटेला समूह जंतु है। हमारा प्रोटोस्पोंजिया फ्लैजिलेट जो कि एक समूह का जंतु है, एक स्वतंत्र कोशिकीय और समूह वाला जंतु है। यह एक स्वतंत्र फ्रीडम और मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक समूह वाला जंतु है। यह यूकैरियोटिक के सबसे करीब माना जाता है, और हमारे यूकैरियोटिक में कोशिकाएं जो आती हैं वो हमारे अंतर्गत जैसे भेड़, बकरी, मुर्गा, तो मतलब सजीव में आते हैं हमारे यूकैरियोटिक, जो कि करीब सबसे करीब माना जाता है हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाओं, क्योंकि ये एक योजक कड़ी है। ये हमारी एक योजक कड़ी है जो कि प्रोटोजोआ और पोरीफोरा के बीच में उनकी कोशिकाएं जेली लाइक मैट्रिक्स दर्शाती है। ये हमारी पोरीफोरा के बीच में इनकी कोशिकाएं जो है जेली लाइक मैट्रिक्स दर्शाती हैं। यहाँ पे फ्लैजिलम फैगोसाइटोसिस ऑफ फूड, क्या डायग्राम है। तो यहाँ पे है द कॉमन यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर। यहाँ पे ये बोल रहा है, सुनना, पहले क्वेश्चन को आराम से सुनना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा आप लोग, बिल्कुल एंड तक देखेंगे आपको समझ में आएगा। और हम यूथ पब्लिकेशन बुक से पढ़ा रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी हर ये शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशली बेसिकली बुक इसी के लिए बनाई गई है। एलडी का जो भी हाल में वैकेंसी निकली है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए और सफल होइए अपने एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पढ़ना हमारे साथ साथ पूरा, तो आपको समझ में आएगा। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सामान्य वर्गीकरण की इकाई का सही क्रम व्यवस्थित करिए। यहाँ पे बोल रहा है कि सामान्य वर्गीकरण, जिन समूहों में इनको वर्गीकृत किया गया है और उनको मतलब सही क्रम में लिखिए। सही क्रम क्या है? जाति, कुल, प्रजाति, गण, विभिन्नता। तो इसमें हमारा ए नंबर सही होगा। पहले प्रजाति आएगी, फिर जाति आएगी, फिर कुल आएगा, फिर गण आएगा, आएगा। तो हमारा ये नंबर है, क्योंकि वर्गीकरण की सामान्य, ये हमारे यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। वर्गीकरण की सामान्य इकाइयों के आरोही क्रम में सही क्रम प्रजाति, जाति,
कुल गण विभिन्नता। नौवां नंबर कंप्लीट हो गया। 10वां नंबर तो हमारा ये आइडेंटिफाई द ग्रुप इन फॉलोइंग हैविंग एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से उस समूह को पहचानिए जिसमें जानवर एक ही वर्ग के हों। उस समूह को पहचानिए जिसमें जानवर एक ही वर्ग में आते हों, एक ही समूह में आते हों। उस समूह को जैसे डॉग फिश, सिल्वर फिश, क्रैब फिश, फ्लैट फिश। तो हमारा कुत्ता मछली, रजत मछली, क्रैब मछली, फ्लैट मछली। दूसरे नंबर में है ग्लोवार्म, रेशम कीट, घरेलू मक्खी, खटमल। तुम्हारा बी नंबर हुआ ग्लोवार्म, रेशम कीट, घरेलू मक्खी, खटमल आदि। ये आर्थ्रोपोडा के जंतु हैं। ये ध्यान रखना, ये हमारा ग्लोबल वार्म, रेशम कीट, घरेलू मक्खी, खटमल आदि हमारे आर्थ्रोपोडा के जंतु के अंतर्गत आते हैं। अन्य जाति अलग फाइलम को दर्शाते हैं। मछली और आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा में सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा आदि। In the history of animal science, the person who the first time recognized the importance of the fossila is evidence of evolution was पशु विज्ञान के इतिहास में वह व्यक्ति जिसने पहली बार जीवाश्मों का महत्व के विकास की दृष्टि पहचाना है। हमारे इसमें वह पशु विज्ञान के इतिहास में वह व्यक्ति जिसने पहली बार जीवाश्मों का महत्व को विकास की दृष्टि से पहचाना है। तुम्हारा होगा लियोनार्डो दा विंची, जॉर्ज कुवियर, डार्विन लेमार्क। ये यूपी पीसीएस प्रे 1997 में क्वेश्चन आया था, तो दोबारा भी आ सकता है। बिल्कुल इस भ्रम में रहिएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा क्वेश्चन। हमारा बी नंबर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे पशु विज्ञान के इतिहास में जॉर्ज कुवियर ने पहली बार 1769 और 1832 से पहली बार जीवाश्मों के महत्व को विकास की दृष्टि पहचाना। हमारे पशु विज्ञान के इतिहास में हमारे यहाँ पे इसमें ये बोला कि हमारे पास विज्ञान के इतिहास में जो जॉर्ज कुवियर थे वो पहली बार हमारे जीवाश्मों को महत्व की विकास की दृष्टि से पहचाना था। उनको मतलब महत्व दी थी, उनको इम्पोर्टेंस दिया था, जो कि उस दृष्टि से उन्होंने पहचाना था। उसके बारे में उन्होंने बारीकी जांच किया था। तो जीवाश्म विज्ञान भूगर्भिक अतीत के जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। जीवाश्म विज्ञान का भूगर्भिक अतीत के जीवन का उनके वैज्ञानिक अध्ययन किया था, जिसमें चट्टानों में संरक्षित सूक्ष्म आकार के पौधे और जानवरों के जीवाश्मों का विश्लेषण शामिल था। उन्होंने जब इस बारे में अध्ययन किया था तो उन्होंने यह पता लगाया कि जिन चट्टानों में सुरक्षित और सूक्ष्म आकार के पौधों और जानवरों के जीवाश्मों का विश्लेषण में यह चीज़ उनको शामिल किया गया था। मतलब उन्होंने पता लगाया था इस चीज़ को। जॉर्ज कुवियर ने जीवाश्म विज्ञान का संस्थापक तथा पिता भी कहा जाता है। हमारे पशु विज्ञान के जनक जो है
वैज्ञानिक जॉर्ज कुवियर है, जो जीवाश्म विज्ञान का संस्थापक तथा पिता भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। पशु विज्ञान के इतिहास जॉर्ज कुवियर हैं हमारे, उन्होंने भी बारीकी से अध्ययन किया था इस जीवाश्मों के बारे में। पहली बार मतलब उन्होंने अध्ययन किया था, इसके अतीत के बारे में जाना था और पता लगाया था। तो हमारे जॉर्ज कुवियर होंगे, ध्यान से में रखना इस चीज़ को। तो हमारा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है? ओरिफेरा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया था? तो हमारा है पोरीफोरा एनिलिडा मोलस्का उपरोक्त। ये हमारे यूपीपीसीएस प्री 2001 में क्वेश्चन आ चुका है। आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये भ्रम में नहीं रहना कि क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकते, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो आप स्किप नहीं करना, पूरा पढ़ना, समझना, समझो तभी तो बनेगा क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से नहीं, उसको समझना पड़ेगा क्या रहा है, उसको दिमाग में अपनी सरल भाषा में समझाओ खुद को कि हाँ दिमाग में बैठे। किताबी भाषा याद नहीं रहती। तो हम समझाने के लिए है ना, तो हम तो बताएंगे ही। आप लोग स्किप नहीं करिए, आप लोग बिल्कुल देखिएगा। और जहाँ से जैसे भी आपको परेशानी होती है आप हमें कमेंट के ज़रिए बताइएगा, तो हम अपडेट कराते रहेंगे। तो देखिए, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा। उपरोक्त सभी ओरिफेरा एनिलिडा और मोलस्का शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं। ये हमारे एक लैटिन भाषा अलग, मतलब इंग्लिश भाषा में इसको ग्रीक भाषा का नाम दिया था, जो कि एनिलिडा शब्द ग्रीक लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एनिलिडा शब्द ग्रीक लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो सूक्ष्म वलय के धारण करता है। खंडित शरीर युक्त जीव कहते हैं इसे, खंडित शरीर युक्त जीव कहते हैं। और 1843 में आधुनिक लैटिन भाषा के आधार पर हमारे 1883 में प्रोसेस अर्थात छिद्र युक्त जीव मोलस्का के लैटिन भाषा के आधार पर पतले कवच खोल वाले प्राणी कहते हैं। और इनका शरीर मोलियस सॉफ्ट मुलायम होता है। हमारे लैटिन भाषा के आधार पर क्षुद्रयुक्त आधुनिक हमारी ये पोरीफोरा एनिलिडा मोलस्का। तो चलिए, अप्लाइसिया बिलोंग्स टू द वर्ग से संबंधित है। एम्प्यून्यूरा गैस्ट्रोपोडा बाइबिल्विया सिफेलोपोडा। तो हमारे इसमें जंतु में आते हैं बी नंबर। ये हमारे यूपीपीसीएस में आए थे क्वेश्चन।